कि टीम हार रही है तो धीरे से खिसक लिए। बताया गया कि पाकिस्तान टीम के पूरी तरह से ऑल आउट होने से पहले ही मोहसिन नकवी ने मैदान छोड़ दिया और मैदान छोड़ने के बाद देखिए कहां पहुंचे। ये उनकी गाड़ी है। बताया गया गाड़ी से फौरन वो चले गए मुंह छिपाकर। अब देखिए जरा नकवी का जाना चारों तरफ सवाल उठा रहा है कि आखिर नकवी जिस तरह से एशिया कप से भागे थे यहां भी हुआ। मोहसिन नकवी पर ट्रॉफी चोर का तमगा पहले लग चुका है। पीसीबी चीफ पर अब मुंह छिपाकर भागने का भी दाग लग गया है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान को सपोर्ट करने कोलंबो भेजा गया। वो पहुंचे थे लेकिन पाकिस्तान की शर्मनाक हार सामने देख चुपचाप निकल गए। मैच खत्म होने से पहले ही नकवी मुंह छिपाकर स्टेडियम से बाहर। शायद उन्हें लग रहा था कि स्टेडियम में रहे तो और शर्मसार होना पड़ेगा, लेकिन वो बेइज्जती से नहीं बच सके और अब तो असीम मुनीर भी नाराज हैं। खबर है कि मुनीर ने नकवी को हटाने तक की सिफारिश कर दी है। पाक आर्मी चीफ मुनीर पहले ही नकवी के बयानों से खुश नहीं थे और अब भारत से मिली बड़ी हार ने मामले को और बढ़ा दिया है। मुनीर ने शाहबाज को अपनी नाराजगी और नकवी की शिकायत की है। कहा है पीसीबी और नकवी की वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। भारत से मैच बॉयकॉट करने और फिर यू टर्न का फैसला उन्हीं का था। पीसीबी और नकवी इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। टीम को ठीक से तैयार करने के बजाय वो बयानबाजी करते रहे। नकवी से पूछा गया कि आईसीसी की धमकी पर पाक सरकार क्या करेगी, तो नकवी ने कहा था वो पाक सरकार और असीम मुनीर से डरते नहीं। मुनीर इस मामले में अपना नाम लिए जाने से बहुत नाराज थे और अब करारी हार के बाद नकवी पर तलवार चलाने की तैयारी है। सुनिए जरा अब जो क्रिकेट के बहुत शौकीन है बाबा बागेश्वर, मैच के नतीजों के बाद वो क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। लगातार उनके साथ मैच खेलते हैं, फिर जाकर मैच खेलने के बाद कब भी जीत कर आते हैं, कब भी वो लोग चुरा लेते हैं और फिर भी आप लोग उनके साथ खेलने को आतुर रहते हैं। भारत जीता उसके लिए बहुत बधाई। हम तो जीतने वाले ही लोग हैं, हम तो हराएंगे ही। आज हमारी टीम पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान जो है गली की टीम है। जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद, वो जो गलियों में लिहारी वगैरह में जो क्रिकेट होता है वो भी नहीं ठीक से खेल सकती। ऐसी टीम को आप हमारे साथ खिलाते हो, प्लस उनको पैसे भी मिलते हैं, प्लस वो हमारी बदनामी भी करते हैं। वो बांग्लादेश से अपना प्यार भी दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे मैच का हम पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। शरीफ है, जिसका नाम शरीफ है, उसकी बदमाशी का भी पता लग गया कि वो मानसिकता कहाँ जा रही है। उसने अपनी टीम को तो समाप्त कर ही दिया, साथ ही साथ बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम को भी खेलने से पहले ही क्रिकेट से आउट कर दिया। और पता नहीं, मैं खबर नहीं देख पाया कि पाकिस्तान में कितने टीवी टूटे, तो वो जो उनकी मानसिकता है वो भी सब सामने आ रही है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कॉमेडियन को कैसे मिली जमानत। राजपाल यादव पिछले कई दिनों से तिहाड़ जेल में दिल्ली की बंद थे। चारों तरफ सवाल उठ रहे थे कि इतना बड़ा एक्टर, इतना शानदार कॉमेडियन कैसे जेल पहुंच गया। सिर्फ इतनी है कि खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए और बस जो काम में जिसका जो मन लगता है हर दिन उस काम में डटे रहिए। तो राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में, उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन राजपाल यादव कल दोपहर में जेल से बाहर निकलेंगे। संभव है जमानत के ऑर्डर देर से पहुंचे हो और जिसकी वजह से अब सुबह रिहाई होगी, शाम को नहीं। अब आपको बताता हूं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। राजपाल यादव की जमानत मंजूर हुई। अभिनेता राजपाल यादव अब 18 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तब तक उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत भी दे दी है और कहा है कि चेक बाउंस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इससे पहले आज कोर्ट ने राजपाल के हक में फैसला इसलिए दिया क्योंकि भतीजी की शादी के लिए राजपाल ने अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था 19 फरवरी को उन्हें शाहजहांपुर में शादी के लिए जाना है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्त रखी कि पहले वो उसके पैसे चुकाएं।
कोर्ट ने कहा था आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं। यह भी कहा कि पैसा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अगर आप ये तय रकम जमा करते हैं तो आपको रिहा कर देंगे। जिसके बाद जानकारी के मुताबिक राजपाल ने पैसा जमा करा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को जमानत दे दी, लेकिन शर्तों के साथ राजपाल यादव को तिहाड़ से रिहाई मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राजपाल देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, यानी कॉमेडियन राजपाल को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। जमानत मिलने के बाद सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वकील। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि उनकी प्रेजेंस रहे कोर्ट में, ताकि अब किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन आगे ना हो, क्योंकि कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को फुल स्टॉप करने के लिए एटलीस्ट ये वैसे भी ज़रूरी था। ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया वो अपने आप कोई बेल कंडीशन भी लगाई गई है कि देश छोड़कर नहीं जाएंगे, दिल्ली छोड़ने को लेकर वो हमें देखना पड़ेगा व्हेन वी गेट बेल ऑर्डर। तो राजपाल कल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए बॉलीवुड के बहुत से सितारे खड़े थे। बहुत से लोगों ने मदद की, बहुत से लोगों ने मदद का ऐलान किया। देखिए जरा कौन कौन थे मदद करने वालों में। राजपाल के लिए आगे आए हैं जो लोग, उनमें सलमान खान शामिल हैं, अजय देवगन शामिल है, अक्षय कुमार और वरुण धवन सामने आए, डेविड धवन और प्रियदर्शन सामने आए। लेकिन किसने क्या दिया जो जानकारी है, राव इंद्रजीत सिंह म्यूजिक डायरेक्टर ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद की। दावा है कि मीका सिंह ने 11 लाख रुपए की मदद की, तेज प्रताप ने 11 लाख रुपए मदद दी और केआरके ने 10 लाख रुपए की मदद की। अनूप जलोटा भजन गायक है, 5 लाख का सहयोग किया। अनुज चौधरी एएसपी हैं, इन्होंने भी 51,000 देने का ऐलान किया था। सोनू सूद ने फिल्म में रोल और साइनिंग अमाउंट दिया है। गुरु रंधावा गायक हैं, अगले प्रोजेक्ट का एडवांस पेमेंट का दावा है। सोनू सूद ने कहा कि दुआओं में बड़ा असर होता है, आपकी प्रार्थनाओं और अटूट समर्थन से इंतजार खत्म हुआ, आपको बहुत याद आने वाले वो हंसी पर्दे पर लौटने वाले हैं। प्रियदर्शन ने कहा, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने राज्यपाल पर बड़ा दावा किया। प्रियदर्शन ने अगली फिल्म में राज्यपाल की फीस बढ़ा दी है। कहा, मैंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर से यह डिमांड रखी थी कि हालात को देखते हुए राज्यपाल को सामान्य से ज्यादा पेमेंट करें। प्रोड्यूसर्स मान गए, यानी राज्यपाल को अब ज्यादा फीस मिलेगी और मैं उन्हें 20 साल से जानता हूं और हम उन्हें बचाना चाहते हैं। पद्म सिंह एक्टर हैं, अता पता लापता के एक्टर पद्म सिंह ने राज्यपाल का समर्थन किया है। कहा, राज्यपाल ने अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। मैं 1997 से राज्यपाल को जानता हूं, वो बहुत नेक इरादों वाले इंसान हैं। अगर उन्हें समय मिले तो वो 1-1 रुपया चुकाने की काबिलियत रखते हैं। सुनिए जरा उनकी मदद करने वाले क्या कह रहे हैं। ये पता लगा कि हमारे मित्र राजपाल यादव को जो कष्ट पहुंचा है उसे फिर से जेल जाना पड़ा है। ये जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, तकलीफें आती हैं जाती हैं, मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। हर एक्टर, हर कलाकार बेहद दुखी है इस बात से, और मुझे लगता है उनके फैंस भी, जिनको वो हमेशा से एंटरटेन करते आए हैं, वो सब भी बहुत दुखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हर एक लोग जितने सक्षम हैं, लोग अपने स्तर से मदद कर पा रहे हैं, मुझे लगता है हर एक कलाकार को छोटा छोटा ही सही, जो जितना ही कैपेबल है देने के लिए, उनको मदद करनी चाहिए। अब बहुत से लोग ये सवाल करने लगे कि एक एक्टर और शानदार एक्टर बहुत सी फिल्में कर रहा हो, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस स्थिति और परिस्थिति में पहुंच गया कि उसके पास पैसे नहीं चुकाने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजपाल की पत्नी के साथ, वो है उनकी पत्नी। राजपाल की पहली पत्नी का निधन हो गया था, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। अब आपको बताऊं राजपाल की स्थिति क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल के पास करीब 80 करोड़ की संपत्ति है। एमपी में करीब 30 लाख कीमत का 5000 वर्ग फीट का घर है। लगभग 40 लाख रुपए कीमत की 2.2 हेक्टेयर कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है। यूपी के शाहजहांपुर में राजपाल यादव का घर और पैतृक संपत्ति भी है। उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन, स्टेज शो, निवेश से होती है। राजपाल एक फिल्म के लिए 1 से 3 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो करीब 1 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं। किसी स्टेज शो या इवेंट के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं और उनकी औसत मासिक आय करीब 30 से 35 लाख बताई जाती है, जबकि सालाना कमाई करीब 4 से 7 करोड़ के बीच मानी जाती है।
इतना पैसा होने के बावजूद वो एक फिल्म बनाने के चक्कर में फंस गए। 2010 में राजपाल ने अता पता लापता फिल्म के लिए 5 करोड़ लोन लिया। मुरली प्रोजेक्ट नाम की कंपनी ने पैसा दिया, लेकिन फ्लॉप हो गई फिल्म। राजपाल आर्थिक तंगी में आ गए और समय पर कर्ज नहीं लौटा सके। लोन लेते समय राजपाल ने जो चेक कंपनी को दिया था वो चेक भी बाउंस हो गया, जिसके बाद राजपाल के खिलाफ लोन देने वाली कंपनी ने शिकायत कर दी। इधर कानूनी कार्रवाई चलती रही, उधर 5 करोड़ का ब्याज बढ़ता गया। कोर्ट ने कहा आपको 25-30 मौके दिए, आपने कर्ज नहीं चुकाया है। 54 साल के राजपाल यादव यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और अब तक 120 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। मशहूर कॉमेडियन राजपाल 1991 में पत्नी के निधन के बाद उन्होंने 2003 में राधा यादव से दूसरी शादी की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं राजपाल यादव के भाई। पिछले 11 दिन थे जो जेल के सलाखों के पीछे थे, वो कितने मुश्किल थे और बहन भतीजे के लिए शादी के लिए भाई साहब ही बताओ। सर बेल मिल गई है, कोई शिकायत नहीं है। हमारा जो भी हमारे दिन थे वो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। आप यही करिए। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर दिन भर हंगामा हुआ। सिर्फ एक तस्वीर जिस पर बवाल हो गया। बुरके में महिला की शिव भक्ति। एक महिला जिसने बुरका पहना था और उसने कांवड़ उठाई, कुछ मन्नत मांगी थी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उसका स्वागत किया, फूलों से स्वागत भी किया, उसके साथ सेल्फी भी ली, पुलिस ने सुरक्षा भी दी। और उसके बाद जब वो पहुंची तो पुलिस ने स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, फूलों की बारिश की। देखिए उसके बाद तमन्ना कांवड़ लेकर गई थी और पहुंची मंदिर, वहां जल चढ़ाया उन्होंने। शरीर बुरके में ढका लेकिन कंधे पर कांवड़ है और शायद भारतीयता की असली पहचान यही है। क्या फर्क पड़ता है उसका जन्म एक शुद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ, क्या फर्क पड़ता है बालिग होने तक उसकी पहचान से सिर्फ इस्लाम जुड़ा था, और क्या फर्क पड़ता है कि उसने बुरके में हरिद्वार से गंगा जल उठाया। भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो, ले आई कांवड़। फर्क यह पड़ता है कि इतनी शिद्दत से उसने 180 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी की। फर्क यह पड़ता है कि कितनी श्रद्धा के साथ उसने भगवान भोले को जल अर्पित किया। फर्क यह पड़ता है कि उसने मजहब की कांटेदार दीवारों को मोहब्बत की समतल जमीन में तब्दील कर दिया। लेकिन ना किसी को कभी फर्क पड़ा और शायद ना ही पड़ेगा। शरीयत अपने मानने वालों को, इस्लाम के अनुयायियों को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। अब देखिए बवाल किस बात पर हुआ कि तमन्ना ने हिजाब पहना है और कंधे पर कांवड़ है। संभल की तमन्ना मलिक तुलसी 10 फरवरी को हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार में तमन्ना के साथ उनके पति अमन त्यागी भी मौजूद थे। उन्होंने हर की पैड़ी से गंगा जल लिया और कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी। तमन्ना ने बुरके में ही कांवड़ कंधे पर उठाया और संभल के लिए चल दी। 184 किलोमीटर पैदल चलकर 5 दिन बाद तमन्ना हरिद्वार से संभल पहुंची। महाशिवरात्रि पर उन्होंने संभल के नैमिषारण्य मंदिर में गंगा जल अर्पित किया। तमन्ना कहती है हिंदू धर्म के मुताबिक कांवड़ का जोड़ा पूरा करना होता है, इसलिए वो अगले साल दूसरी मन्नत के साथ कांवड़ लेकर जाएंगी। दूसरी कांवड़ यात्रा के लिए यूपी में फिर से योगी सरकार की मन्नत मांगी है कि 27 में योगी सरकार आ जाए, फिर मन्नत मांगी है, फिर कांवड़ लेकर जाएंगे। लेकिन तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद हो रहा है। बुरके में कांवड़ को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तमन्ना पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने कहा शरीयत का हुक्म साफ करना चाहता हूं कि इस्लाम के अनुयायी दूसरे धर्म के कार्यक्रमों को नहीं अपना सकते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बरेलवी। शरीयत अपने मानने वालों को, इस्लाम के अनुयायियों को
इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और उसमें शरीक हों। ये ऐसा काम करना ये नाजायज़ है और सख्त गुनाह का काम है। उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी है कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। इस्लाम के खिलाफ है। क्या उनके घर में उनकी माँ बहनें नहीं पहनती है बुर्का? जब मेरी शादी नहीं हुई थी अमन त्यागी से, जब भी ओढ़ती थी मैं ये बुर्का, तब तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ के अगर मैं कांवड़ ले आई भोले बाबा की, तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? दुनिया में कितनी महिलाएं बुर्का ओढ़ रही हैं, उनसे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ लिया, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? राइट। अब आपको बताता हूं कि तमन्ना है कौन, तमन्ना अचानक कैसे खबरों और सुर्खियों में आ गई, तमन्ना ने शादी कब की है और ये बवाल क्या है। दरअसल तमन्ना मलिक संभल के बदनपुर बसई गांव की रहने वाली हैं। करीब 3 साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला कर लिया। तमन्ना ने सोच लिया था कि अमन के लिए वो धर्म की दीवार तोड़ देंगी। तमन्ना अपना घर छोड़कर अमन त्यागी के साथ चली गई। तमन्ना के घर वालों ने थाने में अमन के खिलाफ शिकायत दे दी। अपने प्यार पर संकट आया तो देख तमन्ना ने भोले बाबा की शरण ली और मन्नत मांगी कि अगर शादी हो जाएगी तो वो कांवड़ लाएंगी। इस बीच तमन्ना बालिग हो गई और उन्होंने अमन से कोर्ट मैरिज कर ली। तमन्ना और अमन ने दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और शादी के बाद अमन की दादी ने तमन्ना का नाम में तुलसी और जोड़ दिया। अब उनका मूल नाम नहीं बदला है बल्कि असली नाम में तुलसी जोड़ा गया है। अब तमन्ना और अमन 2 बच्चों आर्यन और दक्ष के माता पिता हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तमन्ना। 3 साल से ज्यादा मेरी शादी को हो गए। उस टाइम पे हमारी बात चल रही थी जब बोली थी। क्या मन्नत मांगी थी आप? शादी, मेरी शादी हो जाएगी इनसे तो मैं कांवड़ लेकर आऊंगी। अब 3 साल हमारा टाइम लिया, लगा बच्चे हो गए, 2 बेटे हैं मेरे, तो अब फैमिली भी कंप्लीट हो गई। अब सोचा अब चलो कांवड़ लेकर आए। क्या नाम है? एक का आर्यन है, एक का यक्ष। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको आज पहली बार अपने मंदिर आई है ना जी, और जलाभिषेक किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। इतना भीषण हादसा हुआ, फैक्ट्री में धमाका, कंकाल बन गए मजदूर। ऐसा धमाका था यह धमाका, मानो भूकंप आ गया हो। देख रहे हैं इस धमाके के बाद ये आग की तस्वीरें देख रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री आग लगी जब अंदर लोग मौजूद थे और इतना भीषण धमाका और आग थी कि लोगों के शरीर कंकाल में तब्दील हो गए। जब बचाने वाले अंदर पहुंचे तो अंदर सिर्फ कंकाल मिले। राजस्थान में भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक धमाका हुआ। यह धमाका इतना खतरनाक था कि इलाके में भूकंप जैसे झटके लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि एक के बाद एक कई धमाके हुए थे, जिसके बाद पूरी केमिकल फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। फैक्ट्री में जब आग लगी तब 25 मजदूर काम कर रहे थे। इसमें 7 मजदूर जिंदा जल गए जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। कई शवों में सिर्फ कंकाल बचा है तो कई में शरीर के अंग तक राख हो गए। मजदूरों के शरीर के अंग हादसे की जगह पर टुकड़ों में बिखरे मिले। इनकी हालत इतनी खराब थी कि शवों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया गया। घायलों की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें दिल्ली एम्स रेफर करना पड़ा। 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो मौके पर पटाखे और बारूद मिला है। कहा जा रहा है कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से हड्डियां और जले पटाखों के सैंपल इकट्ठा किए। इस हादसे की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठन की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीषण हादसे पर दुख भी जताया है। सुनिए जरा जो मजदूर घायल हुए वो क्या कह रहे हैं और कलेक्टर क्या कह रहे हैं। निकलने के प्रयास किए तुमने? शीशा तोड़ के भागे।
शीशा तोड़ के बाहर निकले हो। हाँ। तो कितने धमाके हुए? बहुत तेज हुआ था। तुम कहाँ थे, किचन में थे या अंदर गोदाम में थे? अंदर थे। अंदर थे। हाँ, 8 आदमी। तो कितने लोग थे उस टाइम? उस टाइम भीतर में था 8 आदमी, उधर था 9 आदमी पूरा अंदर में। नहीं, अंदर कितने थे? अंदर में 9 आदमी, जो छोटे बड़े गोदाम है ना उसमें 8 आदमी था बस। छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया। आज की एक और खबर है, पश्चिम बंगाल में बाबरी का निर्माण हो रहा है। इस पर आज नवनीत राणा ने अटैक किया है हुमायूं कबीर पर। नींव रखी हुमायूं कबीर ने, और इस तस्वीर के बाद चारों तरफ से बवाल के स्वर सुनाई दिए। अब देखिए क्या कह रही नवनीत राणा। उन्होंने कहा संतों की माला के साथ हाथों में भाला भी होना जरूरी है। मैं महाराष्ट्र की बेटी हूं, भाला के साथ तलवार लेकर भी उतरी हूं। जो कहते हैं बंगाल में बाबरी बनाएंगे, याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ शुरुआत करो, हम सनातनी बंगाल में आकर खड़े होंगे और हिंदुस्तान की ताकत क्या है ये जरूर दिखाएंगे। हुमायूं कबीर ने कहा, मुझे मस्जिद बनाने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। अगर कोई रोकना चाहता है तो कोशिश करे। मैं किसी दबाव या धमकी से डरने वाला नहीं हूं। ये लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है। मुसलमानों को भी मस्जिद बनाने का पूरा हक है। सुनिए जरा नवनीत राणा। जो कहते हैं कि बाबरी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, ये याद रखना कि तुम्हारी कब्र के लिए तुम्हें हिंदुस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुम शुरुआत करो, हम जैसे सनातनी वो बंगाल में आके खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की ताकत क्या है वो जरूर दिखाएंगे। ना यहाँ का तो प्रशासन है, पुलिस वाला है, मेरा सारे लोग है, वो क्या आके कुछ करने चाहिए तो करके दिखाइए। मैं तैयार हूँ उनको फेस करने का, उनको मुकाबला करने का। इनको साथ मेरा मस्जिद कोई तोड़ने आएगी उनको रोकने का मैं तैयार हूँ। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है जो खबर झकझोर देगी। दिल छू गई वो नन्ही परी। तस्वीर देखिए जरा। ये एक बच्ची है, सबसे छोटी ऑर्गन डोनर है। अपने शरीर के अंग दान किए इस बच्ची ने। अगली तस्वीर देखिए। 10 महीने की बच्ची, उसका आज अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मौत के साथ ही बच्ची ने 5 जिंदगियां बचाई भी। सिर्फ 10 महीने की थी केरल की आलिन शेरिन अब्राहम। उसने 5 लोगों को अपने अंग दिए और नई जिंदगी दी। लीवर, दोनों किडनी, आंखें और हार्ट वॉल्व दान किया है। 5 फरवरी को वो कोट्टायम में सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। बच्ची अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ कार में थी। 13 फरवरी को डॉक्टरों ने बच्ची को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। तब उसके परिवार ने बेटी के अंगों को दान करने का फैसला लिया। बच्ची का लिवर 6 महीने के बच्चे को दान किया गया। बच्ची की दोनों किडनी भी 10 साल के बच्चे को दी जाएंगी। ये बच्ची केरल में सबसे कम उम्र की अंगदाता बन गई। आज बच्ची को आखिरी विदाई दी गई, जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ी। शोक सभा में बच्ची के दादा ने बेहद भावुक संदेश दिए। उन्होंने कहा, हमने अपनी बच्ची को खोया, लेकिन हमें नए बच्चे मिले। इस खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। बात ईरान और अमेरिका की। ईरान के सामने करो या मरो वाली स्थिति है, लेकिन ईरान ने आज एक वीडियो जारी किया, एआई वीडियो, और दावा किया कि अमेरिका ने जो थार्ड डिफेंस सिस्टम लगाए उन्हें हम तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो पहुंच गए जिनेवा। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। कल ये बातचीत होनी है। अब देखिए ये बैठक कहां होने जा रही है ईरान और अमेरिका के बीच। ये बैठक हो रही है स्विट्जरलैंड में,
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इटली जर्मनी के बीच में स्विट्जरलैंड है और जिनेवा में बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले खबर यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ? ईरान से विवाद के बीच यह खुफिया बैठक हुई है ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान। इस सीक्रेट मीटिंग में ईरान पर हमले को लेकर चर्चा की गई। दावा है कि बैठक में ट्रंप ने ईरान पर हमले के संकेत दिए। अगर परमाणु बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो अमेरिका ईरान पर इजरायली हमले का समर्थन करेगा और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल अभियान पर हमला करेगा। यह दावा अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिया है, अगर इजराइल की सैन्य कार्रवाई के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। इस आश्वासन के बाद अधिकारियों ने योजना पर काम शुरू कर दिया है कि इस संभावित हमले में अमेरिका किस तरह मदद कर सकता है। इसमें इजरायली लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन उपलब्ध कराना है, हमले के लिए सुरक्षित हवाई मार्ग सुनिश्चित करना शामिल है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब जिनेवा में दूसरे दौर की बैठक होनी है और इस बैठक के लिए ईरानी विदेश मंत्री जिनेवा पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू ने धमकी दी कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, शुद्ध यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाना होगा, कोई संवर्धन नहीं होगा। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 60% शुद्ध कर चुका है। हथियार के लिए, परमाणु हथियार के लिए 90% शुद्धता चाहिए। फिलहाल जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। बातचीत सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। सभी संवर्धित सामग्री को ईरान से बाहर निकालना होगा। दूसरा, कोई संवर्धन क्षमता नहीं होगी। संवर्धन प्रक्रिया को रोकना नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। 300 किलोमीटर की MTCR सीमा है, ईरान को इसका पालन करना होगा। ईरान के आतंक को रोकना और तोड़ना होगा। इसे तोड़ा गया है लेकिन वो अभी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम समझौता नहीं कर पाए तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर समझौता नहीं हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर समझौता हो गया तो हम इसे जल्दी वापस बुला सकते हैं। वो बहुत जल्द रवाना होगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से वहां पहुंच चुका है। मुझे लगता है हम सफल होंगे और अगर नहीं हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। और देखिए जरा अमेरिका ने किस तरह की तैनाती कर दी है। चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है, चौतरफा घेराबंदी की है। ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा और ईरान की घेराबंदी देखिए, यहां पर प्ले कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं ड्रोन कैरियर शहीद है। यहां नया एयर डिफेंस लगाया गया है ईरान के खिलाफ। यहां देखिए जरा सऊदी अरब में ही खलीफा बिन सलमान पोर्ट पर डिस्ट्रॉयर और कॉम्बैट है। एक USS वॉरशिप लगा हुआ है ईरान के पास। उधर देखिए जरा जॉर्डन में फाइटर जेट की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ एक और मिस्र के पास देखिए मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। और ओमान के पास एयरक्राफ्ट स्टेशन है, ये नीचे आप देख रहे हैं, ये तैनाती की गई। यहां USS अब्राहम लिंकन है। तो ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है और अब कल बड़ी बैठक जिनेवा में होने वाली है। माना जा रहा है इस बैठक में बात नहीं बनी तो हालात बिगड़ सकते हैं। अब बात का फंडा की, जिंदगी में आपके पीठ पीछे कौन क्या कहता है इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, चाहे वो तारीफ करे या फिर बुराई करे। लाइफ का एक फंडा दिया है यूनान के मशहूर दार्शनिक रहे सुकरात ने। सुकरात कभी भी कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन सुकरात से मिलने के लिए उनका एक परिचित आया और कहा, मैंने आपके एक दोस्त के बारे में कुछ सुना है, वो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सुकरात ने कहा, रुको, पहले मेरे 3 सवालों के जवाब दो। क्या 100% दावे से कह सकते हो कि जो बात बताने जा रहे हो वो पूरी तरह सच है? परिचित ने कहा, नहीं, मैंने तो बस सुना है। सुकरात ने कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या उसमें कोई बहुत अच्छी बात है? परिचित ने कहा, नहीं, ये भलाई की बात तो नहीं है। सुकरात ने तीसरा सवाल पूछा, जो बात आप मुझे बताने वाले थे क्या वो मेरे किसी काम की है? परिचित ने अब जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुकरात ने कहा, बस हो गया, जो बात आप मुझे बताने वाले थे वो ना सच है, ना अच्छी बात है और ना ही मेरे काम की है, तो मैं उसे जानने में अपना समय आखिर क्यों बर्बाद करूं? सुकरात ने इस प्रसंग के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया। आपके पीठ पीछे कोई नकारात्मक बात करे या आपसे कोई चुगली करने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करिए और अपना वक्त बर्बाद मत करिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
को प्रेजेंट। सही मसाले से बने खाने की खुशबू सीधा डाइनिंग टेबल तक खींच लाती है भाई। ओहो। तुम कौन? पापा, ऋतिक रोशन पिज्जा बर्गर खाना खाने आ गए। पापा। राकेश वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।